हमारे भरोसे की डोर इतनी बार टूटी है कि अब हर नया वादा भी ढकोसला लगता है। कोर्ट में जब आम आदमी न्याय के लिए जाता है तो उसे तारीख पे तारीख मिलती है, और जब स्टूडेंट और शिक्षक अपनी आवाज उठाने के लिए कहीं जाते हैं तो उनको आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, पहले एसएससी चेयरमैन से और अब मिनिस्टर साहब से। कहीं ये चूरन तो नहीं है? कुछ समय पहले एसएससी के एग्जाम शुरू हुए थे, जिसमें सबसे पहला सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था नई कंपनी एडिक्विटी के हाथों। जब ये कंपनी जो है आई थी, गेम में आई थी, मैंने तभी बोल दिया था कि चीजें सही हाथ में नहीं चली गई, कि मैं हर एक छोटे बड़े स्टेट के एग्जाम को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता हूं, उसके मैं क्वेश्चंस भी देखता हूं। वहां पिछले कई सालों में जो इस कंपनी ने पेपर कराए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुलिस पटवारी के, उनमें बहुत तरह की समस्याएं थी। हमने सोचा चलो नया आदमी एक बार तो मौका देना चाहिए, लेकिन पहले ही दिन पहली शिफ्ट में हमें पता चल गया ना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका। और यह शायद ऐसी गलती है जो एसएससी के लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि एडिक्विटी के पास, इस कंपनी के पास इतनी क्षमता है ही नहीं कि 28 लाख बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सही से कंडक्ट करवा सके। एसएससी में हम ज्यादातर लोग एक ही एग्जाम पे जोर देते हैं। मैं हमेशा हर एग्जाम को, सीजीएल को, सीएचएसएल को, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम को जोर दे के बात करता हूं कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। तो मेरे भाई, इस वीडियो में जो आज हमारे टीचर्स की जो मिनिस्टर से मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या बातें हुई, बिल्कुल एज इट इज फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। पूरा सुनना एंड तक। और सबसे आखिर में यह भी बताऊंगा कि जो अभी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी के, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सभी हैं, उनमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और खासकर मैथ्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उतना ही स्कोर कर पाएं जितना आप अपने घर पे मॉक टेस्ट में कर पाते हो, टीसीएस के टाइम पे कर पा रहे थे। ठीक है जी, वो सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो एंड तक सुनते रहिएगा हमारी बात पूरी। और वहां जो बातचीत हुई डीओपीटी मिनिस्टर से, उनके पीएस से, साथ साथ उनके एसएससी चेयरमैन भी बैठे थे, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग सरकार में किससे बात कर सकते हैं? हम एसएससी चेयरमैन को समस्याएं बता सकते हैं, डीओपीटी मिनिस्टर को अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप से जाके व्हाइट हाउस में तो जाके बताएंगे नहीं कि भाई हमारे पेपर में समस्याएं चल रही हैं। अब यह सुधारना सरकार के पाले में है, सरकार ही इसमें सुधार कर सकते। लेकिन टीचर्स ने, हमने यह काम दुरुस्त कर दिया है कि अब एसएससी चेयरमैन को भी और डीओपीटी मिनिस्टर को यह बात पक्की पता है कि भाई एसएससी में इस एग्जाम में किस तरह की समस्या अभी हुई थी, और एडिक्विटी किस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए घातक हो सकती है अगर पेपर सही से नहीं करवाया गया। लेकिन उनकी तरफ से सांत्वना दी गई, तसल्ली रखो, है ना, हम लैब्स बढ़ाएंगे, एग्जाम सेंटर दूर दूर नहीं जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर हो चुका है, स्टेनो का पेपर परसों से शुरू है, 7 तारीख से 6 तारीख से पेपर शुरू है ना, स्टेनो का पेपर शुरू है। मैंने बोला कि भाई कोई भी एग्जाम, बार बार हर वीडियो में, हर जगह, हर इंटरव्यू में यही बोलता चला, जब तक एसएससी सुधार नहीं कर लेती है, एग्जाम लैब ठीक नहीं कर लेती, तब तक कोई पेपर ना कराया जाए। पर इन्होंने एडमिट कार्ड निकाल दी, समस्या ज्यों की त्यों रही। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेंटर 500, 600 किलोमीटर दूर गया। हालांकि सिलेक्शन फेज 13 के मुकाबले थोड़ी चीजें सुधारी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम सेंटर दूर गया है। परसों पेपर है, अभी तक उनके एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर का प्रॉपर नाम नहीं आया। सिटी जरूर बता दी गई है, पर जयपुर में कहां पेपर देने जाना है वो बच्चे को अभी तक क्लियर नहीं है। तो स्टेनो में बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, इसलिए इनके विचारों के बारे में कोई ज्यादा बोलता नहीं। मैं हर बार बोलता रहा कि स्टेनो का पेपर पोस्टपोन कराओ, पहले एडिक्विटी को अपना जो है स्ट्रक्चर सही करने दो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने दो, लैब सही अरेंज करने दो। जब लैब्स ही नहीं होंगी बच्चों का पेपर सही से कराने लायक, 500-600 किलोमीटर सेंटर दूर क्यों जा रहा है? नॉर्थ वाले बच्चे का साउथ सेंटर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां प्रॉपर इनके पास लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं बच्चों का पेपर करवाने के लिए। तो यह पता चल चुका है भाई कि अब स्टेनो वाले बच्चों को पेपर देना होगा, और बड़ा मुश्किल है एडमिट कार्ड आने के बाद कि इनका पेपर आगे डिले हो सके। लेकिन स्टेनो के बाद जो अगला पेपर है वो सीजीएल का होना है। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब ने कि हमने एसएससी सीजीएल का एग्जाम करवाने की पूरी तैयारी एकदम कर ली है।
सारे गोला बारूद एकदम तैयार हैं, तैयारी एकदम पक्की है, और आपको इस बात से कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि टीसीएस पेपर करवा रहा है, एडीक्यूटी पेपर करवा रहा है, पेपर सही से कंडक्ट होना चाहिए। हमने कहा बात तो सही है आपकी, पर आप ये भी तो बताओ क्या आप सही से पेपर करवा पाओगे? 10 दिन बाद सीजीएल का पेपर है और इसमें सिलेक्शन फेज से 6-7 गुना बच्चे ज्यादा बैठेंगे और इस बार अटेंडेंस भी काफी ज्यादा रहेगी। क्या इतने सारे बच्चों का आप जितनी शिफ्ट में पहले पेपर होता था उतने में करवा पाओगे? ये हम चेयरमैन साहब से पूछना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसे एश्योरेंस दे रहे हैं कि हां अब आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पेपर दीजिए। तो सीजल प्रिपरेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया और एग्जाम ऑन टाइम होगा। हालांकि मुझे अब भी चेयरमैन और मिनिस्टर की बातों पे भरोसा नहीं है कि वो सही से पेपर करवा पाएंगे। ये एडीक्यूटी कंपनी, समस्याएं होंगी, देखो 2-3% समस्याओं को हम मानने के लिए तैयार है कि इतना किसी भी टेक्निकल काम में होती है, लेकिन जब समस्याएं 25-30% से ज्यादा पहुंच जाए तो हमारा भी मन उदास हो जाता है भाई। 1-2% प्रॉब्लम तो चलती है, ऐसा नहीं कि हर दिन एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, हर दिन टेक्निकल इश्यू आ रहा है, हर बच्चे का एग्जाम सेंटर उसने जो 3 चॉइस सिटी डाली उसमें पढ़ ही नहीं रहा। यह समस्या अब सीजल के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, तभी यह एग्जाम सक्सेसफुल माना जाएगा। वरना जैसे गुड़ गोबर तरीके से सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ है वैसे सीजल भी हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या हुआ? चीजें सुधरनी चाहिए। तो ये एक इन्होंने फिर से आश्वासन दिया, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन। और वो देखो, आपको पता आश्वासन देने में कितने माहिर है चेयरमैन साहब, आपने उनके इंटरव्यू में देख ही लिया होगा। गोली देने में एकदम टॉप क्लास के हैं, आईएएस रह चुके हैं। अच्छी बात यह रही कि सीपीओ 2024 के जो बच्चे थे जिनका रिजल्ट कई महीनों से अटका हुआ था, एक्चुअली कुछ ही स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी वजह से वो रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बोला है कि रिजल्ट एकदम रेडी है और हफ्ता 10 दिन के अंदर सीपीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, सीपीओ 2024 वाले बच्चे कतई परेशान ना हो, यह चीज तो खैर कंफर्म है अब, ठीक है जी, ये चीज हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात हुई कि भैया हमें तो लगता है, जैसे आप मान लो नितिन गडकरी साहब को कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, तो क्या कभी वो ऐसे ठेकेदार को ठेका देंगे जिसके पास काम करने के लिए 3 मजदूर हैं? तो एसएससी ने फिर ऐसे कंपनी को क्यों जो है एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दे दिया जिसके पास लैब्स है ही नहीं इतने सारे बड़े लेवल पे इतने सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि लैब्स तो प्राइवेट होते, प्राइवेट वेंडर से भाड़े पे ली जाते पेपर करवाने के लिए, हम और जो है लैब्स अरेंज करेंगे जो एग्जिस्टिंग सेंटर उनको अपग्रेड करेंगे और क्वालिटी पहले से बेटर होगी। ये उनके कहे हुए शब्द हैं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता क्योंकि नेताओं की बात का और चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक वरना शाम तक है, हमें भरोसा नहीं है। पर हम कर क्या हम जो है अब हमने चेयरमैन साहब को बातें समझा दी, मंत्री साहब को बातें समझा दी, हमने ट्विटर पे 4-4 दिन जो है ट्रेंड करा दिया, हमने पूरा सोशल मीडिया भर डाला, हमने न्यूज मीडिया भर डाला, हमने हर पत्रकार को बता दिया। अब कुछ बचा नहीं है मेरे दोस्त करने के लिए। ग्रीवेंस सेल, ग्रीवेंस सिस्टम को स्टैंड करेंगे जिससे कि कोई फास्टर रिजोल्यूशन मिल पाए। डेडिकेटेड सपोर्ट फॉर रॉन्ग क्वेश्चन एंड टेक्निकल एरर्स, ये बात इन्होंने अलग से बताई है कि हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि एग्जाम में जो रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और जो टेक्निकल एरर्स होती हैं उसके लिए एक अलग से ग्रीवेंस सिस्टम बनाया जाए। एक बार इन्होंने जो है 100 रुपए वाला तो बताएंगे, वो नंबर भी दिया था गोविंद, वो है ना हेल्पलाइन नंबर, कभी आज तक वो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करता कोई कि बच्चा वहां पे जो अपनी समस्या को रख पाए। एसएससी को 5 लाख भी अगर मेल कर दे, हमने इतने सारे मेल करवाए, उसकी कोई जो है वहां पे रिप्लाई नहीं आता। इवन एसएससी में कोई डाक से भी अगर कोई चीज पहुंचाई जाए, कोई हार्ड कॉपी पहुंचाई जाए, उसकी भी रिसीविंग है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता प्रॉपर। तो हम कैसे मान ले कि ग्रीवेंस सेल आपका ठीक तरीके से काम कर पाएगा? देखो बोलने को बहुत सारी चीजें हैं पर एक्चुअल रिजल्ट भी आना चाहिए। अब सिलेक्शन फेज 13 की बात करें तो 11.5 लाख एप्लीकेशन इसमें रिसीव हुए थे, जो फॉर्म भरे गए थे मिला के 10-12 ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें से 5.5 लाख बच्चे, यानी कि इतना ही होता है 40% के आसपास अटेंडेंस होती है। ये चेयरमैन साहब का अकॉर्डिंग डाटा है, क्योंकि ये पब्लिक तो हुआ नहीं अभी आरटीआई के थ्रू, उन्होंने खुद ही बताया है कि 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। इसमें से 55,000 बच्चे ऐसे जिन्होंने सर्वर इश्यू को फेस किया। अब इन 55,000 बच्चों का अगर सर्वर इश्यू है, यानी कि इनका एग्जाम ठीक से नहीं हो पाया, तो इन सभी का री एग्जाम होना चाहिए। तो फिर री एग्जाम कब होगा? तो उन्होंने बोला है कि अब जो है हर कंप्यूटर सिस्टम पे कैमरा इंस्टॉल है, वो पहले चेक करेंगे
कि भैया इस बच्चे के साथ वाकई में प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं। और कुछ बच्चों का तो हाथों हाथ री एग्जाम करवा लिया गया है, और जो बच्चे कुछ हैं ये बताया गया कि जो अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका री एग्जाम कराया जाएगा, जो स्टूडेंट इस टेक्निकल इश्यू की वजह से इंपैक्ट हुए थे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन पे आश्वासन। एक चीज इन्होंने की है, अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो वाकई में बढ़िया है। मेरे दोस्त आपको पता है कि एसएससी में मल्टीपल शिफ्ट बनती हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, रिपीटेशन तो होता है, खैर वो अलग समस्या है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअली गलत होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर होती है ना। तो बच्चा क्या है कि रॉन्ग क्वेश्चन को चैलेंज करता है, और एसएससी में गलत सवाल को चैलेंज करने के लिए 100 रुपए लिए जाते हैं। यह बात सही है कि 100 रुपए लेना जरूरी है। अगर फ्री में चैलेंज करने लगे एसएससी को, तो मैं स्टूडेंट की नब्ज को अच्छी तरीके जानता हूं, बच्चे का जो जो सवाल गलत है सब चैलेंज कर देगा, ठीक है, पूरा एग्जाम ही चैलेंज से भर जाएगा। तो 100 रुपए लेगा अभी भी एसएससी, लेकिन रिफंड कर दिया जाएगा। मान लो आपने कोई सवाल चैलेंज किया, वो वाकई में गलत क्वेश्चन है, एसएससी ने गलती की है, तो आपको 2 नंबर भी देगा मेरे भाई, आपके मार्क्स भी बढ़ाएगा फ्री में, और 100 रुपीज जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन को चैलेंज किए थे वो रिफंड हो जाएंगे अब से। ये बहुत बढ़िया पहले एसएससी की कमाई का साधन बना हुआ था, 100 रुपए चैलेंज करने का, अब रिफंड हो गए। लेकिन आपने सही क्वेश्चन को ही अगर चैलेंज कर दिया कि ये तो सही, ये तो गलत क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में वो सही है, तो आपके 100 रुपए रिफंड नहीं होंगे, फिर वो चेयरमैन साहब रख लेंगे अपने पास, ठीक है जी। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब से होती है ये देखना पड़ेगा। ये इन्होंने वर्बली बोल दिया है, रिटिन में कुछ भी नहीं है। सेंटर लोकेशन बात हुई है कि बच्चे एग्जाम ये फॉर्म भरते समय 3 जो है सेंटर की चॉइस डालते हैं, कि जैसे कोई दिल्ली का है तो नोएडा डाल देगा, दिल्ली डाल देगा, देहरादून डाल देगा। तो आप उस बच्चे को इंदौर या झारखंड या पटना क्यों भेज रहे हो, लखनऊ क्यों भेज रहे हो इतनी दूर? तो जो बच्चा 3 सेंटर ऑप्ट करता है उन्हीं प्रेफर्ड सिटीज में बच्चे का सेंटर दिया जाए, यह बात हुई। और उन्हें आश्वासन दिया कि यह ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा कि बच्चे का 200-300 किलोमीटर, वो अपने मुंह से कह के चल रहे हैं कि 200 से 300 किलोमीटर दूर सेंटर हमेशा जाएगा, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन 200-300 किलोमीटर दूर भी ज्यादा ही है, 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर होना चाहिए। खासकर जैसे जो अर्बन सिटीज के आसपास के बच्चे, उनका तो नजदीक होगा, लेकिन जहां पे सुविधाएं नहीं है ट्रांसपोर्ट, वहां पे भी वो अपने नए सेंटर। और एसएससी तो यार इतना पुराना चीज हो गया, क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाती? कितने शर्म की बात है कि हमारे सरकार की खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है, एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है जैसे विदेशों में है, और हमारी खुद का गवर्नमेंट का कोई एग्जाम करवाने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई गवर्नमेंट की कोई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी, कोई सरकार की लैब्स नहीं है कि जहां पे एग्जाम फेयर तरीके से हो सके। सब कुछ प्राइवेट आदमी से करवा रहे हैं। तो ये सेंटर लोकेशन उन्होंने बोला तो है कि अब जो बच्चा सिटी ऑप्ट करेगा उसी में दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट ये नोटिफिकेशन में डाल के चल रहे थे कि हम ऐसा सिस्टम लाने वाले हैं कि जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया, बहुत सारी सीट खाली रह जाती हैं, तो जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो बिल्कुल थोड़े मार्जिन से रह गए हैं, है ना, तो उन बच्चों को मौका दिया जाएगा एक्सटेंडेड वेटिंग लिस्ट लगा के, ठीक है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत थी। डीओपी मिनिस्टर आज सामने थे, चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने बोला है कि हां हम अपनी तरफ से वेटिंग लिस्ट लाने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो ये वेटिंग लिस्ट जो है इंप्लीमेंट होगी टू इंश्योर फेयर सीट्स एलोकेशन। जैसे आज ही हम जो है वहां ऑफिस के बाहर थे सेंट्रल दिल्ली में, तो बहुत सारे हमसे बच्चे मिलने के लिए आए एमटीएस में। तो मैंने पूछा, वो शायद पीआईबी डिपार्टमेंट के थे, कि वहां पे कितनी है? तो उन्होंने बोला कि 45 पोस्ट थी सर एमटीएस की, उनमें से मात्र 22 ने जो है ज्वाइन किया, यानी कि 23 सीट खाली रह गई, आधी से ज्यादा सीट खाली रह गई एमटीएस की। तो इन खाली सीटों को भरा जा सकता है, बेचारे जो रह गए, किसी का 0.1, 0.2, 0.3 से सिलेक्शन रह गया, उसको एक्सटेंड लगा के जो कर दीजिए, उसमें सीटों को भर दीजिए। तो ये अच्छी चीज होगी आने वाले बच्चों के लिए अगर इंप्लीमेंट हो जाते। हालांकि एसएससी के लिए ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब एसएससी अब डिवार्ड बच्चे की, जो गलत तरीके से माल प्रैक्टिस करा, उन बच्चे की लिस्ट लगा सकता है, तो एक थोड़े से बच्चों के एक्सटेंडेड जो है कट ऑफ की लिस्ट लगा के उनका जो खाली सीटों को भर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मेरे हिसाब से हो जाएगी। उनका जो बड़ा स्टेटमेंट था वो ये था
जैसे नीतू मैम वहां पे कह रहे थे कि आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हो क्या, कि टीसीएस की इतनी बढ़ाई या बड़बोली कर रहे हो कि उसको वापस ले आइए। इस बात से टीचर्स को या बच्चों को क्या मतलब है कि कौन पेपर करवा रहा है? वेंडर मैटर नहीं करता, पेपर सही से होना चाहिए। हमने कहा बात तो ठीक है, लेकिन आप पेपर सही से करवा के तो दिखाओ हमें। ये सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ, क्या ये सही से हुआ? नहीं हुआ ना। आप सीजीएल का, सीटीएसएल का, एमटीएस में 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनका पेपर सही से करवा के दिखाओ। एक चीज मैं बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक है, उसका एडुकेटी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। एडुकेटी हटेगी तो पहले जैसा पेपर टीसीएस के जैसे रिपीटेड है ना, वही बार बार हर शिफ्ट सेम ऐसा आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो एग्जाम बना रही, एग्जाम पेपर सेट करे कंपनी, वो एक अलग कंपनी है, और फिर एआई उसको फिल्टर कर रहा है। हालांकि एआई अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको या प्रॉम्प्ट सही नहीं दी जा रही कि वो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, और कुछ एक क्वेश्चन 4-5% जो क्वेश्चन टोटल आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछे जा रहे हैं। बाकी का 90-95% सिलेबस में से ही है, और 4-5% के बेसिस पे हम ये नहीं कह पाएंगे कि हां जी ये हटाओ, ये कंपनी क्वेश्चन बनाने वाली नहीं लेके आओ। तो बच्चों को तैयारी अब नए पैटर्न के हिसाब से करनी पड़ेगी। टीसीएस को बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां ये चीज तो हुई है कि 10th लेवल का पेपर 10th लेवल का है, 12th लेवल का 12th लेवल का, ग्रेजुएशन का पेपर वाकई में ग्रेजुएशन गुड लेवल का है। ये चीजें हुई हैं, क्वेश्चंस में फर्क है। तो आपको अब नए पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई करनी, तैयारी करनी है। पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। पढ़ाई और लड़ाई दो चीजें। नौकरी पढ़ाई से ही लगेगी। लड़ाई से जो लगती हुई नौकरी रुक रही थी, वो बाहर कारणों की वजह से ना रुक पाए, इसलिए लड़ाई है मेरे भाई। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को कतई दरकिनार करके केवल लड़ाई की तरफ घुस गए। पढ़ाई साथ साथ करते रहो मेरे भाई। लड़ाई में आप अकेले नहीं, पढ़ाई केवल आपको करनी है। लड़ाई के समय आपके साथ टीचर्स भी हैं पूरी तरीके से। रेलवे का मुद्दा, हालांकि रेलवे के वहां पे कोई मिनिस्टर्स थे नहीं, तो रेलवे का मुद्दा उठा ना उठा, उठेगा। ठीक है जी, ऐसी ही बात हो गई। तो जब रेलवे के मिनिस्टर अवेलेबल होंगे तो रेलवे का, हालांकि रेलवे की डिमांड भी, रेलवे की बातें भी, रेलवे का ड्राफ्ट भी वहां पर उनको समझाया गया है, पर वहां रेलवे मिनिस्टर कोई थे ही नहीं। अब देखिए बच्चों, आखिरी में यहां पे कंक्लूड करता हूं। ये चीजें आज की मीटिंग में हुई। मैंने जो मेन चीज है कि अब हमें आगे इन 10 दिनों में क्या करना है। भाई साहब सीरियस हो जाइए। पेपर टस से मस होने वाला है नहीं। कोई कुछ भी कहता रहे, हकीकत यही है बेटा, हकीकत में जिया करो, है ना। हाँ, और डिले हो भी गया तो आप ये मत समझो कि महीना 1.5 महीना, नहीं, 10 दिन मैक्सिमम, और डिले होने का चांस ना के बराबर है। पेपर ऑन टाइम होगा, और इतनी सारी नई चीजें आपके पास, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, जीएस में स्टेटमेंट अजम्पशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए, आपके पास मॉक टेस्ट लगाने के लिए। इन 10 दिनों में ये करिए, और जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करिए। मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला हूं इस चैनल को, कि मैथ्स जैसे जहां बच्चे पहले 25 में से 23, 24, 22, 23 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं, अब 16, 17 क्वेश्चन ही एवरेज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट पर शिफ्ट पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। इसका सीधा फर्क कट ऑफ में दिखेगा। अब कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी जैसे पहले उड़ रही थी कट ऑफ हवा में। तो मैं क्या करने वाला हूं, डेली कल से ही बच्चों, आज क्या तारीख हो गई, 4 तारीख होगी, कल 5 तारीख से पेपर होने तक, और पेपर चलता रहेगा तो भी 10 मॉक टेस्ट तो कम से कम बोलो। डेली शाम को 7 बजे एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। मेरी कैरबिल पे क्लास रहती तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा मेरे भाई। शाम को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, सुबह आके वो शाम को रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आ जाएगी। 25 क्वेश्चंस की न्यू पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट, न्यू पैटर्न के हिसाब, जैसे उसमें स्टैटिक्स से कुछ सवाल आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी अर्थमेटिक का भी पूछने का टेस्ट अलग है। मेरे पास जो है सारे क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है। जो वेंडर अभी आपके पेपर बना रहा है उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे पास है। मैं वहां से फिल्टर करके बढ़िया मॉक आपको बना के दूंगा। ठीक है जी, मैं खुद बनाऊंगा पर्सनली, ऐसे नहीं कि लड़के बनाएंगे। तो क्वालिटी होगी। आप ये मॉक टेस्ट सब जरूर सॉल्व करें। डेली शाम को 7 बजे नए पैटर्न पे होगा, इसमें नए टॉपिक्स भी होंगे। जैसी सिलेक्शन फेज 13 के आंसर की आएगी, उसके सारे बेस्ट क्वेश्चन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स के सारे सवाल, वो मैं आपको सबसे पहले यहां पे सॉल्व करवा के रख दूंगा। ठीक है जी। एक बात और, डेली 11 बजे एक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके पास आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट
मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़ाए थे, पेपर में आए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट और भी एक्सटेंडेड वर्जन जो ये और आ सकता है, हम अपने हिसाब से डेली 11 बजे आपको एक वीडियो देंगे और उसमें से मेरे भाई वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के ही जाने, वरना आप 2-3 सालों का नुकसान कर लोगे पेपर में कंफर्म। नए टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे मेरे भाई, जो सीजल 2025 के लिए, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं। दुख मुझे ये हुआ कि बच्चे चलो लड़ाई तो कर ही रहे हैं, हम भी आपके साथ है पूरी तरीके से, हम अपनी एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट करा रहे हैं। अभी पेपर में कुछ ही समय बाकी है, यहां पे 1-1, 1.5 लाख बच्चा अटेम्प्ट करता था लाइव टेस्ट। इस बार के लाइव टेस्ट में 50,000 बच्चे ने अटेम्प्ट किया 2 दिन में। बच्चों आप एक बात बताओ, केवल प्रोटेस्ट करके या कमेंट करके ही नौकरी ले लोगे क्या? ये तो काम करना ही है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो देखना था आपको। आपको पढ़ाई को साइडलाइन थोड़ा ना करना था। हमारी टीम ने इतना बढ़िया नए पैटर्न का, नए इंटरफेस का फ्री में ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करा रहे हैं, जहां 1.5-2 लाख बच्चे इस टेस्ट को लगा रहा था हर हफ्ते, 50,000 बच्चों ने लगाया। यानी कि बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना सुस्त अवस्था में चला गया, जैसे आपको बहाना मिल गया पढ़ाई ना करने का। ऐसे गलत काम मत करो मेरे भाई, पढ़ाई से ही सिलेक्शन होगा। आपके पास तो मान लो एक आध किसी बच्चे की नौकरी पैसे देके लग भी गई, आपके पास वो 40-50 लाख रुपए भी नहीं है कि आप कोई जुगाड़ कर पाओगे। आपके पास तो पढ़ाई का ही रास्ता है, और ये पढ़ाई अगर एसएससी में काम नहीं आएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10,000 भर्तियां आई हुई हैं, बैंकिंग में 10,000 क्लर्क की भर्तियां आई हुई हैं, और दुनिया भर के एसएससी के अलावा स्पेशलाइज्ड जो है डिपार्टमेंट होते जो अपना सेपरेट पेपर कराते उनकी भर्तियां आई हुई हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए और ये काम मत करो मेरे भाई। ये लाइव टेस्ट अभी भी ओपन है, मैंने एक दिन और एक्सटेंड करा दिया है ना, करवा दिया ना मिट्टू, है ना। इसको जाके आप लगाइए, बहुत क्वालिटी का टेस्ट डाला है मैंने यहां पे। ठीक है जी, पढ़ाई का रास्ता मत छोड़े मेरे भाई। देखो मैं भी ज्यादातर पढ़ाने वाले टीचर हूं, ये इस तरह की चीजें मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूं, लेकिन पढ़ाई आप हमसे कितनी भी करवा लो, पढ़वाना कितना भी करवा लो, पूरे पूरे दिन, ठीक है। तो मैं उसी काम में बढ़िया, और मैं यही काम फिर से कल से करने वाला हूं। कंसेप्ट की क्लास डेली जो है 11 बजे, एक मॉक टेस्ट डेली शाम को 7 बजे। पढ़ते हैं, लड़ तो हम रहे ही हैं मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने कोई सजेशन, कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।